थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फिर आपने बोला कि थर्मोडायनामिक स्टडी हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिस्टम करने वाले हैं। सिस्टम आपके पास 3 टाइप के होते हैं, क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उसके बाद आपने बोला कि जनरली हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्लोज सिस्टम की बात करने वाले हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 4 थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं। उन चारों थर्मोडायनामिक वेरिएबल की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 क्या होते हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की बात की, जहाँ पर हमने कुछ रिलेशन देखे थे वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में। आपने वहाँ बात की थी कि मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की तो कुल मिलाकर 4 एप्लीकेशंस होती है। उन चारों एप्लीकेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद आपने कहा कि स्टेट फंक्शन पढ़ने से पहले, पाथ फंक्शन पढ़ने से पहले, थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। आइडियल केस के लिए मैंने वहाँ पर बात की थी, वन डर वॉल के इक्वेशन के लिए वहाँ पर बात की थी आपसे, वहाँ पर रिड्यूस फॉर्म ऑफ वन डर वॉल इक्वेशन की भी हमने वहाँ पर बात की थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स को। आज जो है ये लेक्चर 4 है थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं अल्फ़ा, क्या होते हैं बीटा और क्या होते हैं गामा। किस तरीके से हम लोग उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को डायरेक्टली क्या कर लो, याद कर लो। उनकी हमें यहाँ पर क्या पढ़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई है पार्शियल डेरिवेटिव की आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, तो वहाँ पर मेरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी क्या होता है, NR/V होता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट वी क्या होता है, V/NR/V होता है। तो इनकी वैल्यूज़ को मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको निकालना भी सिखाया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इन वैल्यूज़ को जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हेल्प लेने वाले हैं मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की। जब मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की, मैंने आपको जब उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 बताई थी, जहाँ पर हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस बताए थे, मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो मेरा क्या होता है, मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो मेरे पास क्या होता है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं SPVT। मैंने यहाँ पर आपको ये लिखवाया था, बीच में मैंने क्या लिखवाए थे, यहाँ पर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल लिखवाए थे, हेगोड AU। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जब हम लोग इसके लेकर जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी, जहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाले थे, मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि जो मेरा S/V का पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यानी कि मेरा del S/del V होता है, और जो कांस्टेंट है वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूमरेटर मेरा यहाँ पर कांस्टेंट डिसाइड कर रहा था। मेरा जो S है वो कहाँ जा रहा था, T की तरफ जा रहा था, तो मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। एरो जो है वो दूर जा रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर प्लस साइन ले लूँगा। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखनी नहीं आती है तो आप मेरा लेक्चर 1 ज़रूर देखिए थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की हेल्प से रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव और वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग उनको इक्वल टू लिख सकते हैं। तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो मेरा del S/del V है वो तो मेरा del P/del T के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी जो मेरा साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो मेरा कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, V मेरा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक बात ये बताई थी कि जो है इन रिलेशन का जो मेरा यहाँ पर रिलेशन निकल कर आया है, इन रिलेशन का जो रिवर्स है वो भी ट्रू होगा। अगर मेरा del S/del V एट कांस्टेंट T इक्वल्स टू होता है del P/del T एट कांस्टेंट V, तो मैं इसका रिवर्स भी यहाँ पर लिख सकता हूँ और वो भी मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरा del V/del S एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, del T/del P एट कांस्टेंट V। तो मैं यहाँ पर इसका रिवर्स भी लिख सकता हूँ। मेरे डायरेक्ट भी सही होते हैं और मेरे रिवर्स भी उनका क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी की हम लोग यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं इन चीज़ों को याद करने के लिए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इन पार्शियल डेरिवेटिव को आपको निकालना सिखाया था। निकालने के मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका फंक्शन क्या है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑपरेटर क्या है, फिर आपको फंक्शन की वैल्यू ऑपरेटर के टर्म के अंदर आपको वहाँ पुट करनी है। उसके बाद आपको कांस्टेंट को वहाँ से बाहर निकाल देना है, उसके बाद ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा किस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, तो आप लास्ट लेक्चर भी अच्छे से देख लीजिए, ताकि जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ उनको आप अच्छे से याद कर सको।
तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर ये चारों की चारों जो वेरिएबल्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव मैंने आपको वहाँ पर निकालना सिखाया था। अब सीख लेते हैं कि हम किस तरीके से इनको यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले याद करना है डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी आपका क्या होता है, वो आपका होता है एन आर बाई वी। अगर आपको डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी याद है तो आप ध्यान से देखिए, जो मेरा अगला यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या है, ये इसका रिवर्स है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। मैं इसको क्या लिख दूंगा, वी बाई एन आर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपका डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी एन आर बाई पी होता है, तो आपका डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पी बाई एन आर। तो आपको बेसिकली एक को याद करना है, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। आपको एक को याद करना है, दूसरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए कि आप इस तरीके को किस चीज़ को किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि पी क्या है, वी के पास, पी क्या है, वी के पास, पी जो है बिल्कुल वी के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर आप इन चारों रिलेशन को ध्यान से देखिए, या मैंने यहाँ पर चार लिखे हुए हैं, पहले चार, इसके अंदर एक बार पी है तो वी नहीं है, अगर यहाँ पर वी है तो नीचे पी नहीं है, अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर वी नहीं है, अगर यहाँ पर वी है तो यहाँ पर पी नहीं है। यानी कि इन चारों रिलेशन के अंदर पी और वी मेरा साथ साथ नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक होती है याद करने की। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मेरा P और V क्या है, साथ साथ नहीं है। तो इसके आंसर के अंदर जो सामने आएगा, आपको वहाँ पर क्या करना है, जो मेरा P है, जो आपका नोमिनेटर है, वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि डिनोमिनेटर के अंदर सामने क्या आने वाला है। अगर P ऊपर है तो नीचे क्या आ जाएगा, जो उसके साथ होता है क्या होता है, V होता है, V क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बच क्या गया, NR। P यहाँ पर हो चुका है, V यहाँ पर हो चुका है, NR यहाँ पर बच गया, और जो नीचे डिफरेंशिएशन के अंदर था वो ऊपर से कट जाएगा। उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको जो ऊपर के जो चार डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहाँ पर P और V साथ साथ नहीं है, P फंक्शन और T V का ऑपरेटर साथ साथ नहीं है, जहाँ पर P बाय V नहीं है, जहाँ पर P बाय V नहीं है, चाहे V आपका साइड में कॉन्स्टेंट के अंदर हो, इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पर जो P और V जो है वो साथ में नहीं है, यहाँ पर भी P और V क्या है, साथ में नहीं है, यहाँ पर भी P और V क्या है, साथ में नहीं है। तो आप किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि जो आपका स्टार्टिंग के अंदर जो आपका नोमिनेटर है, अगर यहाँ पर P है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अगर ये जो है वो मेरा P नीचे है तो मेरा V कहाँ चला जाएगा, V मेरा ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर मेरा V नीचे है तो मेरा P कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर अगर मेरा V ऊपर है तो P कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो बाकी बच गया उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, वहाँ पर हम सिंपली NR से उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे। अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर डेल टी बाई डेल पी की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, आपको ये चीज़ गिवन है, तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पार्शियल डेरिवेटिव में क्या P और V आपके साथ साथ गिवन है। जी नहीं, आपका P और V साथ साथ गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो T और P गिवन है। अगर T और P गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नीचे आपका P है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपको पता है कि सिंपल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और जो नीचे टर्म बच गई वहाँ पर क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पहले चार जो है पार्शियल डेरिवेटिव है, इनको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि नीचे के दोनों को आप किस तरीके से याद करेंगे। तो नीचे के पार्शियल डेरिवेटिव में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा P और V साथ साथ है, P और V मेरा क्या है, साथ साथ है। तो अब यहाँ पर आप किस तरीके से इस चीज़ को करने वाले हैं। अगर मेरा V ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर। अगर मेरा P ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर। साथ में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। साथ में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर P और V आपका साथ साथ दिया गया है, P आपका फंक्शन है, V आपके फॉर्म में ऑपरेटर है, या फिर V आपका फंक्शन है और P आपके फॉर्म में ऑपरेटर है, तो वहाँ पर आप किस तरीके से निकालेंगे उसकी वैल्यू को। सबसे पहले तो आप बाहर क्या लगा दीजिए, नेगेटिव का आप बाहर लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर V आपका ऊपर है तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, P स्क्वायर से। अगर P आपका ऊपर है तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, V स्क्वायर से। उसके बाद ऊपर सिंपल लगा देंगे NRT। यहाँ पर आपको T को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको T को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका T जो है यहाँ पर इसके अंदर इक्वेशन के अंदर आएगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इनके जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ को एकदम से याद कर सकते हैं। आप इनको सिर्फ देखते ही आप इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर कि क्या आपका P और V साथ में दिया गया है। क्या अगर आपके पास जो ऑपरेटर है वो V का है तो आपके पास जो फंक्शन है वो P है या नहीं है। अगर आपके पास P और V साथ में नहीं है, जैसे कि इन चारों केसेस के अंदर है, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि इन चारों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपका फंक्शन P है तो आपका ऑपरेटर यहाँ पर V नहीं है। अगर आपका फंक्शन V है तो आपका जो ऑपरेटर है वो P नहीं है। अगर आपका फंक्शन यहाँ पर T है तो आपका ऑपरेटर P है। अगर आपका ऑपरेटर V है तो फंक्शन जो है वो P नहीं है। इसका मतलब इन चारों की चारों रिलेशन के अंदर P और V साथ के अंदर नहीं है।
तो अब यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा? अगर आपका ऊपर v है तो नीचे क्या हो जाएगा? अगर आपका ऊपर p है तो नीचे क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अगर आपका नीचे p है तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अगर आपका ऊपर v है तो नीचे क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अगर आपका नीचे v है तो ऊपर क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है? NR से करना है। यहाँ पर आप t को नहीं लेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? NR से आप यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एक पार्शियल डेरिवेटिव की, जहाँ पर आपको v और p दोनों गिवन है, v की फॉर्म में फंक्शन है, p की फॉर्म में ऑपरेटर है, या फिर p की फॉर्म में फंक्शन है, v की फॉर्म में ऑपरेटर है, तो आप वहाँ पर किस तरीके से इनकी वैल्यू को याद कर सकते हैं। अगर आपका p और v साथ में गिवन है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए? नेगेटिव को आप यहाँ पर लगा दीजिए। अगर आपका v ऊपर है तो डिवाइड करना पड़ेगा p स्क्वायर से, अगर आपका p ऊपर है तो डिवाइड करना पड़ेगा v स्क्वायर से, अगर आपका v ऊपर है तो डिवाइड करो p स्क्वायर से, अगर आपका p ऊपर है तो डिवाइड करो v स्क्वायर से। अब आप सेट कर लीजिए कि न्यूमरेटर के अंदर तो आपका NRT तो आएगा ही आएगा, न्यूमरेटर के अंदर तो NRT आपका आएगा ही आएगा, नेगेटिव साइन भी आपका आएगा, p ऊपर है तो v स्क्वायर नीचे, v ऊपर है तो p स्क्वायर नीचे। सिंपल तरीका है, आपको इन 6 की 6 वैल्यू को डायरेक्टली याद करना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यू शुड लर्न दिस, आपको इनकी वैल्यूज़ को हमेशा क्या होना है? आपके दिमाग के अंदर इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर होना पड़ेगा। जो मेरे पास नीचे जो दो डेरिवेटिव दिए हुए हैं डी बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी वैल्यू जो है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको नहीं निकाल कर दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल कर दिखा देता हूँ। जो आपके यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना है? आपको फंक्शन को पहचानना है। फिर आपको क्या करना है? आपको ऑपरेटर को पहचानना है। उसके बाद आपको क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू ऑपरेटर की फॉर्म के अंदर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना है और फिर क्या करना है? ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है। बेसिक से 4 रूल है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको इन 4 रूल को समझाया था, आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैंने वहाँ पर समझाया था। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आए हैं तो आप लास्ट लेक्चर फिर से देख लीजिए ताकि आपको इन रूल्स के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ डेल पी बाय डेल वी। आप सबसे पहले तो यहाँ पर ऑपरेटर को पहचानिए और फंक्शन को पहचानिए। तो ऑपरेटर तो आपका क्या हो गया? डेल बाय डेल वी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑपरेटर। आपका फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन आपका यहाँ पर हो गया पी। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन की वैल्यू रखनी है किसके टर्म्स के अंदर? ऑपरेटर के टर्म में। ऑपरेटर किसके टर्म में दिया गया है? वी के टर्म में दिया गया है। तो क्या आप पी की वैल्यू वी के टर्म में लिख सकते हैं? उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेरा पी है वो क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय वी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पी की इक्वेशन आ गई किसकी फॉर्म के अंदर? वी की फॉर्म के अंदर। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू को सबसे पहले क्या कर देना है? पुट कर देना। तो मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर सिंपली पुट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे का यहाँ पर ऑपरेटर लिख दिया पूरी तरीके से और आपका टी यहाँ पर कॉन्स्टेंट गिवन है। अब आपको कॉन्स्टेंट को यहाँ से बाहर निकालना है। आपको पता है कि जो मेरा एन है वो कॉन्स्टेंट है, हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की। आपको पता है जो मेरा आर है वो कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट होता ही है। आपको टी यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिफाइन है तो आपका एक तरीके से टी भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया है। तो आप यहाँ से एन आर टी को डायरेक्टली क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर एन आर टी को बाहर निकाल लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो ऑपरेटर के अंदर आपको टी जो है वो कॉन्स्टेंट डिफाइन किया गया है, लेकिन जो टी है वो बाहर निकल कर आ गया। तो अब मैं डेल को डी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ 1/v अपॉन में डी वी। आप इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर टी ऑफ डी ऑफ v की पावर -1 अपॉन में डी वी। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है? आपको पहले पावर को आगे लेके आना होता है, फिर पावर के अंदर से क्या कर देना है? एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एन आर टी जो मेरा बाहर कांस्टेंट था वो है ही, आपकी पावर यहाँ पर क्या है? -1 है। तो आप पहले -1 को बाहर ले आइए, उसके बाद पावर के अंदर से एक माइनस कर दीजिए। पहले से -1 था, उसके अंदर से आपने एक और -1 वहाँ पर कर दिया। तो ये आपका हो गया है -n r t v की पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं -n r t बाय वी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप इस चीज़ को निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने से अच्छा है कि आप इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली याद कर लीजिए। याद करने की मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। आपको चेक करना है कि पी और वी साथ में है या नहीं। अगर पी और वी साथ में नहीं है, अगर पी ऊपर है तो आपको वी नीचे करना है, वी ऊपर है तो आपको पी नीचे करना है, अगर पी नीचे है तो वी ऊपर करना है, और अगर पी नीचे है तो वी ऊपर करना है। फिर आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिख देना है? एन आर को आपको वहाँ पर लिख देना है। अगर आपका पी और वी साथ में है, अगर आपका पी और वी साथ में है तो सबसे पहले तो आप -n r t लिख दो। सबसे पहले तो आप -n r t लिख दो। अगर आपका वी ऊपर है तो आपको पी स्क्वायर नीचे करना है, अगर आपका पी ऊपर है तो वी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। अब इनकी वैल्यूज़ की हम लोग हेल्प लेने वाले हैं थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट के अंदर।
तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट आखिरकार होता क्या है। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों हम इस टॉपिक को भी एक्चुअली पढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं। आपके पास P होता है, V होता है, S होता है और T होता है। तो थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट के अंदर हम लोग एक वेरिएबल का चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। हम लोग चेंज इन P देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू V, हम लोग चेंज इन V देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, हम चेंज इन S देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, हम लोग चेंज इन T देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू P, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग चेंज इन P देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू S या चेंज इन P देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। तो मोटा मोटी बात ये है कि हम लोग चेंज इन वन वेरिएबल देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेकंड वेरिएबल। इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट बोलते हैं। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट आपके पास सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अगर आपको इन थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को याद करना है तो आपके पास सिर्फ एक बेसिक सा फंडा है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसके नाम क्या है। अगर आपको अल्फ़ा का नाम पता है तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, आपको अल्फ़ा की यूनिट पता है, आपको अल्फ़ा के सारे रिलेशंस पता है। अगर आपको बीटा के नाम पता है तो आप वहाँ से बीटा की डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हैं, आप वहाँ से बीटा का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वहाँ से बीटा की वैल्यू को भी अपने आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए किस तरीके से जो नाम है वो हेल्प करता है इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली याद करने के अंदर। तो मैं यहाँ पर पहला जो कोफिशिएंट है मेरा क्या है, वो अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा का नाम क्या होता है? अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंसिविटी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अगर आपको इस अल्फ़ा का नाम याद है, अगर आपको पता है कि जो मेरा अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, आइसोबारिक होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, और इसको हम किस तरीके से अब यहाँ पर लिखने वाले हैं। आइसोबारिक का मेरा मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक क्या होता है, जहाँ पर मेरा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल क्या होता है, जहाँ मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबोरिक क्या होता है, जहाँ मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आइसोबारिक का मतलब क्या है, आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। थर्मल की बात की, इसका मतलब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और फिर मैंने बात की एक्सपेंशन की, यानी कि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा की आप यहाँ से बेसिक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इस वर्ड से मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। आप यहाँ पर एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, आप रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, आप चेंज इन वॉल्यूम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, क्योंकि इसका नाम में क्या है, आइसोबारिक है, दैट मीन जो मेरा प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जिस चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वॉल्यूम के चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो चेंज क्या है, वो चेंज रिलेटिव चेंज है। यानी कि आप यहाँ से डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं। आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अगर आपको याद है तो आप सिर्फ इस नाम से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा मेरा क्या होता है, अल्फ़ा मेरा होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। मेरे टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरे वॉल्यूम के अंदर कितना रिलेटिव चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू को आप लोग डिटरमाइन करते हैं अल्फ़ा के अंदर। और साथ में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एट कॉन्स्टेंट P। अगर आपको इसका नाम याद है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, अगर आपको इसका नाम याद है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि पहले तो मेरा जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जो मेरा एक्सपेंशन, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल जो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। एक्सपेंशन का मतलब मेरा क्या होता है, वॉल्यूम। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट P। जो मैं यहाँ पर चेंज की बात कर रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर, वो क्या होगा, रिलेटिव चेंज होगा। रिलेटिव चेंज मेरा क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेटिव चेंज इन x क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन x क्या होता है, तो वो होगा dx बाय x। रिलेटिव चेंज इन y क्या होगा, dy बाय y। उसी तरीके से रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, dv बाय v। उसी तरीके से रिलेटिव चेंज इन प्रेशर क्या होगा, dp बाय v। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिलेटिव चेंज को लिखते हैं। अब आपको यहाँ से पता है कि आपकी डेफिनेशन क्या है, अब आपको पता है कि आपको इसके एक्सप्रेशन को याद करना है। तो चलिए एक्सप्रेशन बनाते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में आपने लिखा हुआ है रिलेटिव चेंज, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर dv बाय v लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, डंडा। विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्या है, डंडा। मैं यहाँ पर डंडा लगा दिया। और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, dt लिख दिया। फिर आप यहाँ पर डिफाइन
डिफाइन कर रहे हैं कि जो मेरा प्रोसेस है वो क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। तो मैंने बाहर यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट प्रेशर को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट लेता हूँ तो मेरा डी किस में चेंज हो जाएगा, मेरा डी चेंज हो जाएगा डेल के अंदर। तो सबसे पहले जो मेरा वी है वो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने 1/v को यहाँ से बाहर निकाल दिया, डी को मैंने चेंज करके डेल लिख दिया, डी को मैंने चेंज करके यहाँ पर भी क्या लिख दिया, डेल लिख दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पर पी जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया कि अल्फ़ा तो मेरा बराबर होता है 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अल्फ़ा मेरा बराबर होता है डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये आपकी अल्फ़ा की क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर अल्फ़ा की यूनिट क्या है। तो यूनिट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर मेरा क्या है, वॉल्यूम है, नीचे मेरा क्या है, टेम्परेचर है, और मेरा मल्टीप्लाई भी एक साथ है, नीचे यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर भी मैं क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम से मेरा वॉल्यूम कट जाएगा, बच गया क्या, टेम्परेचर। तो मेरी जो यूनिट टेम्परेचर की होती है उसके रेसिप्रोकल की यूनिट किसकी होगी, अल्फ़ा, क्योंकि मेरा अल्फ़ा क्या होगा एक तरीके से यूनिट वाइज 1/टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। तो अल्फ़ा की क्या यूनिट हो जाएगी, केल्विन इनवर्स अल्फ़ा की यूनिट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आपकी अल्फ़ा की यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, अल्फ़ा इक्वल टू है 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखना चाहो, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो इसकी वैल्यूज़ तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडियल गैस इक्वेशन के लिए याद की थी। अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं आइडियल गैस की। क्या लिख दोगे आप, अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, 1/v मेरा स्टार्टिंग के अंदर बाहर है ही, डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कि क्या p और v साथ में है, क्या p और v मेरा साथ में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा p और v साथ में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मेरा ऊपर v है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरा p आ जाएगा, और ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, nr से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये डायरेक्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगर आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप अल्फ़ा की भी डायरेक्ट वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूँगा, 1/v मेरा बार है ही, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, nr/p लिख दिया। ये मेरे किसके बराबर हो गया, nr/pv। अब आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि pv मेरा किसके बराबर होता है, nRT के मेरे बराबर होता है। तो नीचे मैं pv की जगह क्या लिख सकता हूँ, nRT मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैंने नीचे भी nRT लिख दिया, nr से nr मेरा कट गया, बच गया 1/p। तो यही लाइन मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। जो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू होती है आइडियल गैस के लिए वो क्या होती है, 1/t मेरी इसकी वैल्यू होती है। तो अभी तक आपने देखा कि थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट के अंदर हम लोग एक वेरिएबल का चेंज निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट के अंदर, एक वेरिएबल का रिलेटिव चेंज निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के चेंज के साथ। वेरिएबल मेरे पास 4 टाइप के होते हैं, पी वी एस टी। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर अल्फ़ा की। अल्फ़ा का नाम क्या होता है, अल्फ़ा का नाम होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन। आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन, आइसोबारिक का मतलब मेरा क्या हो गया, प्रेशर मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर आप कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आप रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम देख रहे हैं विद चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि मेरा अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा तो मेरा रिलेटिव चेंज होता है। रिलेटिव चेंज क्या हो गया, dv/v विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैंने विद रिस्पेक्ट के लिए मैंने क्या लगा दिया, डंडा लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। प्रोसेस मेरा क्या है, आइसोबारिक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने यहाँ पर लगा दिया। फिर आपने यहाँ पर वॉल्यूम को बाहर लिख दिया, डी को आपने चेंज कर दिया डेल के अंदर, और आपने यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली लिख दिया। फिर आपने देखा कि ये तो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है, आइडियल गैस के लिए मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद है, तो आपने आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी। डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है nr/p, मल्टीप्लाई में मेरा 1/p था ही, उसके बाद आपने यहाँ से निकाल लिया कि ये तो मेरा 1/t के बराबर होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ पर याद कर ली है कि क्या होती है अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा मेरा होता है 1/v के बराबर। अल्फ़ा आपका होता क्या है, अल्फ़ा के अंदर आप क्या निकालते हैं, अल्फ़ा के अंदर आप लोग निकालते हैं रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका नाम आपको सब कुछ सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको इसका नाम पता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को बनाइए, डेफिनेशन से आप इसके एक्सप्रेशन को बनाइए, पार्शियल डेरिवेटिव की आपको वैल्यू याद ही है, वहाँ से आप आइडियल गैस के लिए अल्फ़ा की वैल्यू याद कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, या फिर वो आपको कोई और इक्वेशन दे देगा, या फिर वो आपको वंडर वॉल गैस की इक्वेशन दे देगा, वहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू को डिराइव करना है। तो अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मेरा हो जाएगा 1/v इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट
पी। तो आपको रियल गैस के लिए क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव को आपको निकालना है, और आपको पता है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है। आप आइडियल गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, आप रियल गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, आप वंडरबल गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, आप रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरबल गैस के लिए भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की तरफ, जो कि मेरा क्या है, जो कि है मेरा बीटा। अब बीटा का नाम क्या है, बीटा के नाम में मैंने इसका यहाँ लिखा हुआ है, बीटा का नाम होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यानी कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल अगर मेरा प्रोसेस, तो मैं क्या हो गया, मेरा टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेरा फिक्स हो गया, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अल्फा के अंदर मेरा क्या था, अल्फा जो मेरा प्रोसेस था वो मेरा आइसोबारिक था। बीटा मेरा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। इसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, कंप्रेस वर्ड से आप समझ रहे हैं कि आपका वॉल्यूम क्या होने वाला है, वॉल्यूम आपका कम होने वाला है। अगर आपका वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बॉयल्स लॉ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चीज़ आप 11th क्लास से पढ़ते हुए जब से आपने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मेरा क्या होता है, वो मेरा बीटा होता है। बीटा में मैंने नाम लिया आइसोथर्मल का, यानी कि मेरा टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। कंप्रेसिबिलिटी की मैंने बात की, इसका मतलब मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम डिराइव करते हैं। डेफिनेशन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है द रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम चेंज इन वॉल्यूम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मेरे एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव वर्ड को लगा दूंगा। अगर आप बात करें अल्फा की, तो अल्फा के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टेम्परेचर का, हम लोग वॉल्यूम का एक्सपेंशन देख रहे थे टेम्परेचर के साथ। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव को नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बीटा के केस के अंदर, तो बीटा के केस के अंदर अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर घटेगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर नेगेटिव टर्म को लगा रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन इसकी बन जाएगी कि जो मेरा बीटा होता है वो क्या होता है, द रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चलिए अब इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। बीटा मेरा क्या है, नेगेटिव ऑफ रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज क्या होता है, dV बाय V। नेगेटिव मैंने बाहर यहाँ लगा दिया है, ये हो गया मेरा रिलेटिव चेंज। विद रिस्पेक्ट टू के नाम मैंने डंडा लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर मैंने यहाँ पर dP लगा दिया। कांस्टेंट मेरा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर मेरा यहाँ पर कांस्टेंट मुझे गिवन है। अब वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 1/, क्योंकि ये जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या है, ये जो मेरा वॉल्यूम है क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, चेंज रहेगी। तो मेरा V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। V को मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब मैंने अगर कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकाल लिया और मैं यहाँ पर प्रोसेस के अंदर किसी चीज़ को कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा D किस में बदल जाएगा, डेल के अंदर बदल जाएगा। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ को अच्छे से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं इसके चक्कर में आपके जो है आंसर गलत हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना थर्मोडायनामिक्स का। अगर थर्मोडायनामिक्स आपसे एग्जाम में पूछी गई है 20 मार्क्स की, तो आपको वहाँ से 20 मार्क्स ही स्कोर करने हैं। आप वहाँ से ना तो 18 मार्क्स लेकर आएंगे, ना या वहाँ से 15 मार्क्स लेकर आएंगे। अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिए। इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये थर्मोडायनामिक्स आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप बात करते हैं दिल्ली का जो कोचिंग चल रही है, बेंगलोर में जो कोचिंग चल रही है, जितना आपको वहाँ पढ़ाया जाता है उतना ही मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप के अंदर कि आप सारे क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के अटैम्प्ट कर लोगे। मैं बार बार इन चीज़ों को बोल रहा हूँ ताकि आप बार बार इन चीज़ों को सुन के आपके दिमाग के अंदर ही अच्छे से बैठ जाए। तो मेरा यहाँ पर D किस में हो जाएगा, डेल के अंदर, क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, अगर आपको वंडरवॉल इक्वेशन पता है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है, तो क्या आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे? आपको बोलना चाहिए कि हाँ मैं निकाल लूँगा क्योंकि मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है। तो बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो बीटा की मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरा क्या है, 1/, वॉल्यूम है। यूनिट वाइज मैं यहाँ पर काट रहा हूँ। ऊपर मेरा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम भी वॉल्यूम ही रहेगा। नीचे मेरा क्या है, प्रेशर है। तो वॉल्यूम से मेरा वॉल्यूम कट गया, बच क्या गया 1/, प्रेशर। प्रेशर की मेरी यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो बीटा की यूनिट क्या निकल कर आ
जाएगी, एटमॉस्फेयर का इन्वर्स, या फिर आप यहाँ पर बार का इन्वर्स भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पर mmHg का इन्वर्स भी बोल सकते हैं। जो आपकी यूनिट प्रेशर की आप लोगे उसका रेसिप्रोकल हमारी क्या हो जाएगी, बीटा की हमारी यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं आइडियल गैस के लिए बीटा की वैल्यू क्या है। तो आइडियल गैस के लिए जो मेरी बीटा की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/p। ये वाली वैल्यू मैंने किस तरीके से निकाली है, आपको सिर्फ यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट करना है और आपकी बीटा की वैल्यू आपके सामने होगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू याद कराई थी, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या आपका P और V साथ साथ है, क्या आपका P और V साथ साथ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका V और P साथ साथ है। तो आपको अगर P और V साथ देख लिया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माइनस nRT आपको लगा देना है। अगर आपका V ऊपर है तो डिवाइड किससे करोगे, p² से आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर सीधा पुट कर दीजिए, -1/v इंटू में nRT/p² आपने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर आप क्या करोगे आइडियल गैस इक्वेशन से, nRT तो आपका क्या होता है, nRT तो आपका PV होता है, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर ऊपर PV कर दी, नीचे हो गया p²/v। नेगेटिव आपका पहले से बाहर था, यहाँ पर एक नेगेटिव ये देगा तो आपका नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। p से आप क्या काट दोगे, a² को काट दोगे, v से आपने v काट दिया तो क्या बच गया, 1/p आपका यहाँ से बच गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपकी बीटा की वैल्यू होती है 1/p। इसकी यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर इन्वर्स होती है, बार इन्वर्स होती है, मिलीमीटर mmHg इन्वर्स होती है। तो ये आपकी यूनिट्स होती है बीटा की। तो अभी तक आप लोगों ने अल्फ़ा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया। और एक बात जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने अलग से लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि अल्फ़ा और जो बीटा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, गैसेस के लिए है। सॉलिड और लिक्विड्स के लिए अल्फ़ा और बीटा इतने सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं देते। वो क्यों नहीं देते सिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज के अंदर वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अगर आप बात करो सॉलिड्स की, अगर आप सॉलिड को नीचे से हीट दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर के चेंज के साथ वॉल्यूम के अंदर इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वही चीज़ लिक्विड के लिए भी, अगर आप लिक्विड के अंदर भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, तो वहाँ पर भी आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बीटा की। तो बीटा के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे थे, बीटा के अंदर आप पढ़ रहे थे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के चेंज के अंदर वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अगर आप गैस के अंदर प्रेशर को चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। अगर आप सॉलिड और गैस के अंदर प्रेशर को चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा। इसीलिए जो मेरा अल्फ़ा और बीटा है वो किसके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, गैसेस के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, और गैसेस के लिए ही हम यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर, आपको मिल सकता है कि आपको अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है। आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट दे देगा, या तो वो आइडियल गैस दे देगा, आपको वन डबल गैस दे देगा, आपको रिड्यूस वन डबल गैस दे देगा, या फिर वो अपनी मर्जी से भी कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने आते हैं तो आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना आता है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का आपको आइडियल गैस के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद है। अगर आप वन डबल के डायरेक्ट वैल्यूज याद करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वन डबल गैस के लिए 1 या 2 मिनट के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए आपको इतना मुश्किल वहाँ पर नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और अपना पढ़ लेते हैं थर्ड थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट आपका क्या होता है। तो जो आपका तीसरा थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा होता है। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी तक ये CSIR के अंदर आपसे नहीं पूछा गया। अल्फ़ा और बीटा काफ़ी बार पूछे गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन पूछा गया है, लेकिन खाली अल्फ़ा के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं ताकि अगर इन केस आगे जाकर इसका क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर इसको करने से बिल्कुल भी ना चुके। तो गामा मेरा क्या होता है, गामा का आपका नाम होता है, गामा का नाम हो गया आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। आइसोकोरिक से मतलब क्या हो गया, आपका जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर गामा को बोल सकते हैं आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर आप चेंज इन प्रेशर निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब यहाँ से आप इसका एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अल्फा मेरा क्या हो गया, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर। क्या हो गया रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, dp/b। फिर यहाँ पर लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू का मतलब डंडा, नीचे क्या लगाना है, चेंज
इन टेम्परेचर मैंने नीचे क्या लिख दिया, dt मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मेरा यहाँ पर प्रोसेस के अंदर क्या है, वॉल्यूम मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब आपको इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा इनिशियल प्रेशर है वो मेरा क्या रहेगा, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। आपने यहाँ पर 1/p को बाहर लिख दिया, del p/del t एट कांस्टेंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने यहाँ पर du कन्वर्ट किया डेल के अंदर इसलिए क्योंकि जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। आपको ये पता है कि p और t क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं p को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा t भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो गामा है वो क्या निकल कर आ गया, 1/p इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट v, आपके यहाँ पर गामा निकल कर आ गया है। आपको del p/del t की डायरेक्ट वैल्यू पता है। अगर आप इसकी आइडियल गैस की आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पता है, आप आइडियल गैस के लिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिए, गामा की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल के आ जाएगी। जो आपकी आइडियल गैस होती है उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, मेरी 1/t होती है मेरी गामा की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। आप वंडरवॉल के लिए भी इसको निकाल सकते हो, आप रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरवॉल के लिए भी इसको निकाल सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी है आप उसके लिए भी इसको निकाल सकते हो। यूनिट मेरी क्या हो जाएगी गामा की, केल्विन इनवर्स मेरी यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की, हमने यहाँ पर बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, साइक्लिक रूल क्या होता है, उन चीज़ों की हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप करिए। ये क्वेश्चंस आप रिलेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट के रिलेशन में। ये सारे क्वेश्चन नेट और JRF के अंदर आ रखे हैं, गेट के अंदर ये क्वेश्चन आ रखे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इन क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको जो है वो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट v = e⁻²t। यहाँ पर ना तो आइडियल गैस है, ना तो ये क्या है, वंडरवॉल गैस है। ये कोई भी इक्वेशन ऑफ गैस ऑफ स्टेट है। अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो भी आपको डरना नहीं है, आपको सब कुछ निकालना आता है। आपको वैल्यू निकालनी है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की। अल्फ़ा का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अंदर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। आप यहाँ से इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल के आप वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव को निकालिए, वहाँ पर पुट कीजिए, आपकी अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। हालांकि मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है, पर फिर भी आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को निकाल के देखिए। आइडियल गैस आप यहाँ पर ले रहे हैं, आप यहाँ पर साथ साथ वंडरवॉल गैस भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वंडरवॉल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर लिख देता हूँ, PAN² इंटू में V माइनस NB इंटू में nRT। आप इसके लिए भी अल्फ़ा बीटा गामा निकालिए, आप रिड्यूस फॉर्म के लिए भी निकालिए, P इंटू में NB = nRT। आप इसके लिए भी यहाँ पर निकालिए, आप इसके लिए भी निकालिए, P इंटू में AN²/V² इंटू में V = nRT। आप तीनों ही इक्वेशन के लिए, तीन ये और एक आइडियल गैस, इन तीनों के लिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को निकाल कर देखिए आपकी क्या वैल्यू आ रही है। उसके बाद आप मैच कीजिए, आपके पास जो भी बुक आप जिससे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को मैच कीजिए। अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व कर दूँगा। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है एट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अभी तक ये क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर नहीं आया है, गेट के अंदर आपसे एक बार क्वेश्चन को पूछा गया है। पूरे चांसेस है क्वेश्चन को गेट के अंदर CSIR के अंदर आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा कि आखिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या रहा है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी आएगी, बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही नहीं हो रहा है तो आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ थर्मोडायनामिक इक्वेशन को स्टेट पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन पढ़ेंगे, साइक्लिक रूल पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके पास पहुंच जाए हर एक वीडियो लेक्चर की अपडेट जो भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और आपकी तैयारी सही से हो जाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं किया तो आप शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी भी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।